वेलकम स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर आशुतोष मीना, असिस्टेंट प्रोफेसर लोक प्रशासन, राजकीय महाविद्यालय आबू रोड से। आज हमारा विषय है राज्य प्रशासन के समक्ष चुनौतियां। इससे पहले हम राज्य प्रशासन का अध्ययन कर चुके हैं, जिसमें पिछला टॉपिक था हमारा राज्य प्रशासन का महत्व। तो राज्य प्रशासन के समक्ष चुनौतियां इनको हम निम्न आप स्लाइड पर देख रहे हैं, वीडियो के माध्यम से इसको एक एक करके चर्चा करेंगे। जिस प्रकार से मैंने पहले बताया था आपको, भारत के संविधान ने राज्यों को लोक कल्याण से संबंधित अधिकतर लोक कल्याण से संबंधित दायित्व सौंपे हैं। और जो मुख्य जो कार्य हैं, रक्षा, विदेश, परमाणु, दूरसंचार, वायु, रेलवे, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपने पास रखे हैं। लेकिन जो नागरिक का दैनिक जीवन से संबंधित कार्य हैं, वो सभी कार्य जिसको हम लोक कल्याण के कार्य कह सकते हैं, ये सब स्टेट के पास हैं, जो राजस्व सूची में वर्णित है। इन कार्यों को पूरा करने के लिए राज्य प्रशासन के पास में एक संपूर्ण प्रशासनिक ढांचा होता है। लेकिन वर्तमान समय में राज्य प्रशासन के सामने कुछ चुनौतियां सामने आ गई हैं, जिनका अध्ययन हम करेंगे। सबसे पहले हम जो चुनौती का चर्चा कर रहे हैं वो है कमजोर आर्थिक स्थिति। राज्यों की स्थिति वित्त के मामले में हमेशा कमजोर होती है, क्योंकि राजस्व प्राप्ति से संबंधित महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार के पास होते हैं, लेकिन लोक स्वास्थ्य, कृषि, शिक्षा, औद्योगिक विकास, सड़कें, बिजली, पानी, ये सब जो दायित्व हैं, ये स्टेट के पास होते हैं। इस विकट स्थिति में भारत के सभी राज्य वित्तीय संकट से हमेशा अपने आप को कंगाल ही पाते हैं। उनकी स्थिति हमेशा सहायता, ऋण, अनुदान के लिए निर्भर रहती है और उन्हें उसके केंद्र सरकार से अनुदान मांगने के लिए हमेशा संघर्ष करना पड़ता है। इस कमजोर फाइनेंशियल स्थिति की वजह से जो कल्याणकारी कार्य होते हैं, उनका क्रियान्वयन की बड़ी मुश्किलें होती हैं। आज जबकि प्रशासन का स्वरूप नियामकी से हटकर विकास परक होता जा रहा है, तो ऐसे में विकास के मूलभूत संसाधन जो वित्त है, वो राज्यों को संपन्न बनाया जाना प्रथम आवश्यकता होनी चाहिए। शिक्षा व चेतना के प्रसार के उपरांत आम नागरिक राज्य प्रशासन से अपेक्षा करता है कि उसकी अपेक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। जैसे जैसे नागरिक जागृत हो रहा है, तो वो राज्य से अपेक्षाएं ज्यादा करता है। केंद्र व राज्य के मध्य करों का बंटवारा, अनुदान से संबंधित नियम बनाने के लिए हर 5 वर्ष में वित्त आयोग का गठन होता है, लेकिन अभी तक वित्त आयोग ने ऐसी कोई पहल नहीं की है कि राज्य सरकारों का जो वित्तीय स्थिति है वो बहुत अधिक सुदृढ़ हो सके। अगली चुनौती जो स्टेट प्रशासन के सामने आती है वो है केंद्र और राज्य। हम देख सकते हैं व्यवहारिक धरातल पर आकर के कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अगर किसी अन्य विचारधारा की पार्टी की सरकार है और राज्य में अगर किसी अन्य विचारधारा की पार्टी की सरकार है, तो वहां पर राजनीति की वजह से केंद्र और राज्य के संबंध मधुर नहीं रह पाते हैं, उनके संबंध तल्ख हो जाते हैं। संघीय स्तर पर जब राजनीतिक अस्थिरता आती है, तो उसका फर्क पंचवर्षीय योजनाओं पर पड़ता है, सामाजिक आर्थिक विकास के पे पड़ता है, नीतिगत निर्णयों पर पड़ता है। तो इसका भी इस समस्या का सामना भी स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है। केंद्र की स्थिति राज्यों की तुलना में सर्वोच्च और महत्वपूर्ण ज्यादा है, लेकिन राज्य के सामने जनता की अपेक्षाएं ज्यादा हैं। बिजली, पानी, सड़क, ये सब ऐसी चीजें जिनसे कोई भी सरकार कभी बच नहीं सकती। तो इस प्रकार सेंटर और स्टेट के बीच में पॉलिटिकली जो भेदभाव है, उस वजह से राज्य प्रशासन को काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तीसरा बिंदु है आतंकवाद, सांप्रदायिकता। आतंकवाद की कोई समस्या होती है या कोई सांप्रदायिक दंगों की समस्या होती है, कोई धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, कोई भाषा के आधार पर स्टेट की मांग होती है, कभी डिस्ट्रिक्ट की मांग होती है, कभी आरक्षण की मांग होती है, कभी आरक्षण के खिलाफ मुद्दों पर मांग होती है। तो इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, जो डिस्टर्बिंग घटनाएं जब होती हैं, तो उसका फर्क भी स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर पूरा पड़ता है। चूंकि पुलिस प्रशासन स्टेट गवर्नमेंट का विषय, तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में ही सारी एनर्जी वेस्ट हो जाती है। उस वजह से कल्याणकारी जो कार्य हैं उन पर फर्क पड़ता है, वहाँ पैसे कम पड़ जाते हैं और वहाँ एनर्जी भी वहाँ वेस्ट हो जाती है। तो इस प्रकार से लोक कल्याणकारी जो परियोजनाएं होती हैं वो प्रभावित हो जाती हैं, और स्थायी संपत्ति, जान माल को भी इन सब घटनाओं से, सांप्रदायिक दंगों से, आतंकवादी घटनाओं से नुकसान उठाना पड़ता है। अगला बिंदु है नए राज्यों की मांग, कभी नए जिलों की मांग, कभी नई तहसील की मांग। तो इस प्रकार से जब कहीं पर भाषा के आधार पर मांग होती है, कहीं पे किसी अन्य जाति के आधार पर मांग हो जाती है, सभ्यता संस्कृति के आधार पर मांग हो जाती है, कभी भौगोलिक की वजह से मांग हो जाती है। आज 2015 की स्थिति को हम लोग देख के चलें
तो अभी 10 स्टेट ऐसी हैं, 10 नए राज्यों की मांग लगातार बनी हुई है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, अवध, विदर्भ, सौराष्ट्र, महाराष्ट्र, पश्चिम उत्तर प्रदेश, मिथिलांचल, कौशांचल और गोरखालैंड। तो इन सब समस्याओं का सामना भी स्टेट गवर्नमेंट को करना पड़ता है, जिससे उसकी कार्यशैली, उसके प्रभावशीलता पर फर्क पड़ता है। अंतिम जो बिंदु है, परियोजनाओं में देरी। कोई भी बड़ी परियोजना स्टेट गवर्नमेंट जब उसकी पॉलिसी बनाती है, लागू करती है, तो उसको, जैसे कोई विद्युत की है, कोई औद्योगिक परियोजना है, तो उसकी स्वीकृति के लिए स्टेट गवर्नमेंट सेंटर पे डिपेंड रहती है। अब लेकिन केंद्र कई बार उन फाइलों को दबा के बैठ जाता है, या फाइल पर हस्ताक्षर करने में विलंब वहां पे होता है, या कई बार मना कर दिया जाता है। तो उससे जो परियोजना समय पर पूरी होनी चाहिए, उसका सुनियोजन, उसका क्रियान्वयन समय पर पूरा होना चाहिए, ताकि जनता को परियोजना का लाभ तत्काल मिल सके। वो कभी उसका पूरा हो नहीं पाता है। जैसे इसमें सामाजिक सेवाओं का विस्तार है, पिछड़े वर्गों का विकास है, अल्पसंख्यकों का कल्याण है, मानव अधिकारों का कल्याण है। ये सब जब परियोजनाओं पे केंद्र सरकार देरी कर देती है, तो उसका सारा नुकसान स्टेट गवर्नमेंट को ही उठाना पड़ता है। तो इस प्रकार से मोटे तौर पे हमने राज्य सरकार के समक्ष इन चुनौतियों का अध्ययन किया है। इसके बाद में हमारा टॉपिक है, अंतिम टॉपिक लगभग ये है, राजस्थान के बारे में हम पढ़ेंगे, राजस्थान का एकीकरण। मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। आज का विषय ये समाप्त होता है। थैंक यू।